आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आरपी दुबे। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको यूएस और इजराइल और ईरान और उसकी प्रॉक्सीज, इन दो ग्रुपों के बीच इजराइल और ईरान के सीजफायर होने के बाद क्या हालात हैं, ताजा हालात क्या हैं इन दोनों ग्रुपों के बीच में, इस बारे में मैं अपनी बात साझा करना चाहूंगा। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने खामनेई के सलाहकार ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप को उनके घर पर ही एक छोटे ड्रोन से खात्मा कर देंगे। केवल ट्रंप का ही नहीं, जो ट्रंप के सहयोगी हैं, जो सलाहकार हैं, वो सलाह देते हैं, उन सभी का नाम भी इसमें लिया गया। दोस्तों, ईरान ने इन सभी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है और बाकायदा इनाम भी घोषित किया हुआ है। करीब $100 मिलियन का इनाम भी घोषित किया हुआ है। $100 मिलियन के अगर देखें इंडिया के रुपीज के टर्म्स में, तो ये बढ़ता है करीब 900 करोड़ रुपए। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप को उनके फ्लोरिडा स्थित घर में सन बाथ लेने के दौरान उनका खात्मा कर दिया जाएगा। दोस्तों, बाकायदा इस घोषित इनाम के लिए एक क्राउड फंडिंग के तहत फंड इकट्ठा किया जा रहा है और अभी तक करीब $40 मिलियन इकट्ठा भी हो चुका है। दोस्तों, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे सीज फायर पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। ये दोनों देश इस सीज फायर के टाइम को अपने अपने तैयारी के रूप में देख रहे हैं। दोनों देश आगामी युद्ध के लिए, जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहा है, लोग बता रहे हैं कि दोनों ही देश आगामी युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। कभी कुछ भी हो सकता है और इस स्थिति में मिडिल ईस्ट की स्थिति बड़ा ही भयावह हो सकती है। यूएस इजरायल ने मिलकर जो ईरान पर अटैक किया था, वो दबने वाला नहीं है। दोस्तों, आज इजरायल ने गाजा पर अटैक कर दिया और सूचना यह है कि काफी लोग वहां पर हताहत हुए और हमास ने इजरायल का एक सैनिक भी पकड़ लिया, उनके हिरासत में है। दोस्तों, इजरायल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा था, उसमें कोई खास कमी नहीं आई। हालांकि कमी तो आई है, कोई खास कमी नहीं आई हुई है। ये तब है जब इजरायल और हमास के बीच कतर में इनडायरेक्ट टॉक्स चल रही है सीज फायर करने के लिए। दोस्तों, एक बात और निकल कर आई हुई है जो बड़ी हैरान कर देने वाली है। वो है कि जब यूएसए में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे थे, उस टाइम क्लोज डोर मीटिंग में मीडिया पर्सन्स ने ट्रंप से सवाल पूछे। जनरल होता है, जब इलेक्शन होते हैं तो जो बर्निंग इश्यूज होते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, उसके बारे में उनकी राय लेते हैं जो कैंडिडेट्स होते हैं। तो मीडिया पर्सन ने ट्रंप से पूछा चाइना और रशिया के बारे में, क्योंकि यही दो कंट्री हैं जो यूएसए के प्रतिद्वंदी हैं, कंप्यूटर हैं। तो ट्रंप ने कहा कि अगर
चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो बीजिंग पर बम डाल देंगे। और अगर रशिया यूक्रेन के साथ सीज फायर नहीं करता है या युद्ध बंद नहीं करता है तो मॉस्को पर बम डाल देंगे। दोस्तों, इस प्रकार की बातें ट्रंप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो बड़े बोलेपन में बोल जाते हैं और समय आने पर अपने स्टेटमेंट से यू टर्न भी ले लेते हैं। उनको यू टर्न लेने में कोई संकोच नहीं होता। दोस्तों, ईरान और उसकी प्रॉक्सीज और इजराइल एक त्रिकोण बन गया है। आप ईरान का ले लीजिए केस, ईरान, हौथीज, हमास, ये एक त्रिकोण है जो इजराइल के खिलाफ है। ये तीनों, ईरान और ईरान के प्रॉक्सीज, इजराइल पर अटैक करते रहते हैं। दोस्तों, हौथीज इजराइल पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। यूएसए ने पिछले 2 महीने में यमन पर 2 महीने तक लगातार अटैक किए। हौथीज यमन के कुछ हिस्से पर काबिज है और अपनी गवर्नमेंट चलाता है। करीब 70% एरिया जो यमन का है वो हौथीज के कंट्रोल में है। बाकायदा उसकी गवर्नमेंट बनी हुई है और उसके सभी जितने भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में जो भी है, डिफेंस है, उनकी अपनी है। तो यूएसए ने 2 महीने तक लगातार हौथीज पर अटैक किया, यमन पर अटैक किया, वो सिटीज पर अटैक किए, उनके मिलिट्री एसेट्स पर अटैक किए, उनका पोर्ट पर अटैक किए। उसके बावजूद भी यूएसए हौथीज को कंट्रोल नहीं कर सका। हौथीज ने लगातार जो यूएसए के रेड सी में जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर लगे हुए थे, 2-2 लगाए थे कैरियर उस पर अटैक करने के लिए, उस पर भी यूएसए अटैक को नहीं रोक पाया। और करीब पिछले 2 वर्षों में करीब 100 ड्रोन्स यूएसए के हौथीज ने हवा में नष्ट कर दिए। और दोस्तों, एक ड्रोन की कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए है। 100 ड्रोन्स को का नष्ट हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक प्रॉक्सी यूएसए जैसे सुपर पावर को चैलेंज कर रहा है। जब यूएसए के जो अपोजिशन पार्टीज हैं, डेमोक्रेट्स हैं, कांग्रेस है, उन्होंने जब ये देखा कि इतने ड्रोन्स नष्ट कर दिए गए, मार दिए गए और यूएसए का इतना नुकसान हो गया और उससे यूएसए को कोई फायदा नहीं हुआ, हौथीज को दबाने में कामयाबी नहीं मिली। अल्टीमेटली यूएसए को हौथीज के साथ शॉर्ट टर्म सीज फायर, शॉर्ट टर्म कंप्रोमाइज करना पड़ा। दोस्तों, अभी हाल में हौथीज द्वारा रेड सी में 2 शिप डुबोए जाने की खबर है। हौथीज द्वारा, हौथीज का कहना है कि इजराइल ने उसके नाकेबंदी का उल्लंघन किया हुआ। हौथीज रेड सी में अपना रूल चाहता है, अपना आधिपत्य चाहता है कि रेड सी में जो भी आवाजाही हो कार्गो शिप की, माल की, वो हौथीज के नियमों के अनुसार हो। दोस्तों, इस घटना से, नाकेबंदी से जो की हौथीज ने रेड सी में, कार्गो शिप का जाना, व्यापार होना काफी कम हो गया। करीब पूरे विश्व का 15% व्यापार इसी रास्ते से होता है। करीब 45 से 50 कार्गो शिप
मालवाहक जहाज इस रास्ते से पास होते थे प्रतिदिन, जो कि अब संख्या सिर्फ 30 रह गई है। दोस्तों, इस जो 2 शिप डुबोए गए उसमें कुछ क्रू मेंबर की डेथ भी हो गई है, कुछ मिसिंग है और कुछ को हिरासत में लिया गया है। हालांकि हाउथीज का कहना है कि क्रू मेंबर की सेफ्टी उनकी जिम्मेदारी है, उनके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया जाएगा। लेकिन इस नाकेबंदी से दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, क्योंकि जो शिप जा रहा था रेड सी से वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से होकर के पास होगा, इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद खर्चे अनाप शनाप बढ़ जाएंगे, ऑयल पैसेज में वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों, ऑलरेडी वृद्धि आ चुकी है और ऑयल पैसेज काफी सर्ज हो रहे हैं। दोस्तों, यह बात सोचने की है कि हाउथीज इतना ताकतवर कैसे हो गया। एक प्रॉक्सी के रूप में काम करता है, लेकिन उसके पास इतने आर्म्स और म्यूनिशन इतने सोफिस्टिकेटेड हैं जो कि यूएसओ टक्कर दे रहा है। दोस्तों, 2014 में हौती यमन पर काबिज हुए, करीब 70% जो यमन का पार्ट है उनके कब्जे में है। और यमन के पास उस समय जो रशियन हथियार थे, रशिया के हथियार थे, उनको उन्होंने अपग्रेड किया, मॉडर्नाइज किया। और यह मॉडर्नाइजेशन ईरान की मदद से किया, ईरान की मदद रशिया करता है। तो इन वेपन्स को मॉडर्नाइज करने के बाद हाउथीज का जो आर्म्स एम्यूनिशन है काफी एडवांस्ड हो गया। तो इस कारण से वो अब यूएसए से, इजराइल से टक्कर लेता रहता है। दोस्तों, पिछले महीने में इजराइल ने यमन के जो उनका पोर्ट था कंट्रोल्ड बाय हाउथीज, उनके पोर्ट पर और मिलिट्री एसेट्स पर अटैक करने के लिए कई फाइटर जेट्स भेज दिए। लेकिन उन फाइटर जेट्स को उल्टा पांव वापस आना पड़ा, भागना पड़ा वहां से, क्योंकि हाउथीज ने करीब कई मिसाइल्स फायर कर दिया। और अगर वो फाइटर जेट्स वापस नहीं आते तो कोई फाइटर जेट्स वहां से बच करके आने की उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, हाउथीज के पास जो आर्म्स और अम्यूनिशन है को देखकर इवन अमेरिका को भी बैकफुट पर आना पड़ा है। दोस्तों, ईरान तथा इसके सभी प्रॉक्सीज द्वारा इजराइल पर अटैक या इजराइल के प्रति हॉस्टिलिटी तब तक बंद नहीं होगी जब तक इजराइल पूरी तरह से गाजा से अपनी फोर्सेस को पुल आउट नहीं करता और परमानेंट एंड टू द वार जो अटैक चल रहे हैं इजराइल की तरफ से, जब तक वो परमानेंट बंद नहीं होते, इस प्रकार की घोषणा नहीं होती इजराइल द्वारा, तब तक हाउथी ने स्पष्ट कर दिया है कि इजराइल पर अटैक होते रहेंगे। दोस्तों, हालांकि यूएस बैक्ड सीज फायर प्रपोजल पर इजराइल और हमास के बीच इनडायरेक्ट टॉक कतर के दोहा में चल रही है और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर सीज फायर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यूएसए के साथ ईरान की न्यूक्लियर डील होने की भी आसार लग रहे हैं। यूएसए ने कहा है कि
न्यूक्लियर डील पर नेगोशिएशन जल्द ही स्टार्ट होगी, लेकिन ईरान ने अभी तक इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह का शेड्यूल अभी तक ईरान के सामने नहीं आया। दोस्तों, देखते हैं कि जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ये पार्टीज किस तरह से मिडिल ईस्ट में शांति कायम करती हैं। दोस्तों, टाइम पर वॉच रखेंगे, क्या डेवलपमेंट्स होते हैं उसके बारे में आपको अवगत कराते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।